हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम नवोदय विद्यालय से संबंधित गणित। यानी ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 में अपनी तैयारी कर रहे हैं नवोदय स्कूल में जाने के लिए। और आज का जो हम गणित पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे 2023 यानी 2023 में जो परीक्षा हो चुकी है उसमें जो गणित परीक्षण था यानी खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। इसमें कुछ रिलेशन आते हैं आपके, जो चित्त से संबंधित सवाल होते हैं, और हिंदी आती है। मेन जो इसमें सब्जेक्ट है वो आपका गणित है। अगर गणित आपका इसमें सही है तो नवोदय स्कूल की परीक्षा को पास करना कोई कठिन बात नहीं है। तो इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं जो बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। टॉपिक बहुत से हैं लेकिन कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाते, कुछ से क्वेश्चन ले लिए जाते। तो ये 20 क्वेश्चन हैं जो पिछली वर्ष आए थे गणित में। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इस संख्या जो 4 या अधिक अंक की है, यानी संख्या कोई भी है उसमें 4 अंक हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा अंक हो सकते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 से विभाज्यता की कॉन्सेप्ट क्या है? विभाजित होने का मतलब ये होता है वह संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाती है, उसमें भाग पूरा 8 का चला जाता है, शेषफल 0 बचता है। ये इसका मतलब है। तो 8 की विभाज्यता जो कॉन्सेप्ट होती, कोई भी नंबर हो अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और अगर उन्हीं 3 अंकों को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है शेषफल, तो पूरी संख्या को भाग देने से उतना ही रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, संख्या सम है, तो जो 8 से विभाजित संख्याएं होती है वो सम ही होती हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अंतिम अंक 8 से विभाजित है, अंतिम अंक अगर विभाजित है तो वो 2 के लिए होता है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अंतिम 2 अंक 8 से विभाज्य हैं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं। अंतिम 2 अंक के लिए 4 से विभाज्यता होती है। अगर 4 से विभाज्यता पता करनी हो तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को हम देखते हैं। और डी ऑप्शन इसमें दिया गया, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं या भाज्य हैं। तो अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्वेश्चन 42, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं? तो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये याद करने के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं फिर हमें ये पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए तो 1000 में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 मीटर में जो सेंटीमीटर हो जाएंगे वो 1000 में आप 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे जाके हमारे 1 लाख सेंटीमीटर। अर्थात 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, या 1000 मीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें बदलना है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हमको ये पता चल गया है कि जो ये किलोमीटर वाला टर्म है हमारा, उसमें ये सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में को किलोमीटर बदलना है। तो अब क्या करना है हमको, ये 5 सेंटीमीटर है, इसको आप इस नंबर से दे देंगे भाग। ये जो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया इससे भाग कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, और ये हमारे 6 जीरो, इसमें 5 जीरो ही आने चाहिए, 5 जीरो ही आ गए। तो 5 जीरो का मतलब है एक पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। जितने जीरो हम काटेंगे 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल आउट किए, तो पॉइंट के बाद 5 ही डिजिट होने चाहिए। तो एक तो जीरो पॉइंट हमारे पास है, तो 4 जीरो हमको बढ़ाने पड़ेंगे अपनी तरफ से। इस प्रकार से 4 जीरो बढ़ा दी और यहाँ पर 5 लिख दिया, तो ये किलोमीटर में हमारी वैल्यू चेंज हो गई। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। तो ये क्या है, आपकी जानकारी इस सवाल को करने के लिए पहले से होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से फिर 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो वो एक की वैल्यू दे करके ज़्यादा पहुँची जाती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। अब 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसी वैल्यू से 5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर ये आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इसी प्रकार से 43 क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से विभाजित है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, अगर हम 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ज़्यादा झंझट में ना पड़ के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमें ये पता करना है इन चारों नंबरों से कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा भाग चला जाता है, जिसमें पूरा भाग चला जाता है। जैसे 3 है, 3 से 36 में तो भाग चला जाता, लेकिन हमको ये मालूम है 5 से 20 संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। तो सीधी सी बात है, ये तो विभाजित नहीं होगा, एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा ये 60 है, 60 3 से विभाजित होता 20 या 60, 4 से विभाजित होता 15 चौक 60,
5 से विभाजित होता है 12 पंचे 60 और 6 से विभाजित होता है 6 दाई 60। ऑप्शन हमें मिल गया। अब आगे ऑप्शन आप चेक करना चाहो करिए, नहीं करना। अगले क्वेश्चन को 44 है, उसमें क्या करना है 4.239 को 0.9 से डिवाइड करना है। 0.9 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना, अक्सर होता है कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसके पॉइंट को हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, इस पॉइंट का एलिमिनेशन या उस पॉइंट को हटाएंगे कैसे, वो हमारे पास ये नंबर है कि 4.239 को 0.9 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट अगर 9 के साथ ये पॉइंट नहीं होता तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेते। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले हटाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4.239 0.9, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हमने यहाँ भी 3 डिजिट कर लिया। अगर लास्ट में किसी नंबर की 0 बढ़ा देते हैं तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाता है। तो फाइनली ये नंबर आ गया हमारा 4239 अपॉन 900। अब हम चाहते ये 0 हटा दें। अगर ये 2 0 काटते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अब हमारे पास कंप्लीटली नंबर आ गया 42.39 और ये 9 सेफ बच गया, इसके साथ अब पॉइंट नहीं है। अब आप 9 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। आप जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर लो। इसी प्रकार से अगर डिवाइड करना आता तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उससे भी कर सकते हो। 9 से डिवाइड करना, 9 4 या 36। यहाँ पर बच गए आपके 6 पॉइंट, यहाँ 3 उठा के यहाँ लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट को यहाँ रख लीजिएगा। 9 7 जा 63, 0 बच गया। आप 9 को फिर यहाँ ले आइएगा तो 9 बन जा 9, कंप्लीटली चला गया, यानी आपका आंसर आ गया 4.71। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में अभी 7:05 सुबह के हो रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है घड़ी 25 मिनट आगे है। तो सही समय क्या होगा, जितने समय आगे होता है उतना ही समय आप इसमें से कम कर देंगे। तो 7:05 में से अगर 25 मिनट कम करोगे तो 6:40 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, यानी 80 स्टूडेंट है, उसमें लड़के लड़कियां सभी हैं, घूमने जा रहे हैं। इस समूह में 20% लड़कियां, अगर 80 का 20% निकालेंगे हम तो निकलेंगे जाके 8 दूनी 16, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 16 लड़कियां इस समूह में हैं, शेष लड़के हैं, तो शेष लड़के 64 होने चाहिए। अब कह रहे इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़कों की संख्या 70% हो जाए। ठीक, एक बार आप सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। 80 टोटल हैं, उसमें 20% लड़कियां हैं, तो 80% लड़के बचे। लड़कों की परसेंटेज को हमें 80 से 70 पर लाना है, यानी 10% कम करना है। आप डायरेक्टली मौके कर सकते हैं, बहुत अगर बेसिक मेथड से करते रहेंगे तो इतना समय नहीं होता है। तो हमें लड़के अभी हमारे पास उसमें टोटल 80%, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 ही होते, तो 20% लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए 80%। अब इस 80% को हमें कम करके कहाँ लाना, 70%, अर्थात हमने कितना कम किया, 10% कम किया। तो डायरेक्टली अगर 80 का हम 10% निकालते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, जाके दोनों 0 कैंसिल हो गए, 8 निकले जाके। या तो 8 लड़के कम कर दो या 8 लड़कियां बढ़ा दो। तो सीधी सी बात है, उसमें 8 लड़कियां हमें और शामिल करनी पड़ेंगी। तो लड़कों की परसेंटेज 80 की बजाय 70 रह जाएगी। आप एक बार और समझ सकते हैं, जैसे 80 स्टूडेंट का पूरा ग्रुप है, नहीं सॉरी 20% लड़कियां, 20% जब गर्ल हैं हमारे पास, गर्ल की परसेंटेज है 20%। तो सीधी सी बात है, बॉयज़ की परसेंटेज कितनी रह जाएगी, 100 से 20 कम कर देंगे 80%। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें बॉयज़ की परसेंटेज कम करनी है, 80 से कहाँ लेके आनी है, 70 लेके आनी। इसका मतलब कम कितना कर रहे हैं, 10% को कम कर रहे हैं। 10% हमें कम करना है लड़कों की संख्या को, या ये कहिएगा कि 10% संख्या बढ़ानी है लड़कियों की। तो क्या बढ़ेगी, हम 80 का ही 10% निकाल ले रहे हैं। इस प्रकार से परसेंटेज निकाली जाएगी। 2 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, फाइनली 8 आ गया। तो उस ग्रुप में अगर हम 8 लड़कियां और सम्मिलित कर देते हैं तो लड़कियों की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी और लड़कों की परसेंटेज 80 से डिक्रीज होकर के 70 पर आ जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 47 ये है कि एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी ऑलरेडी है और 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, इसकी स्पीड दी गई है। 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। तो यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी जो खड़ी है 4 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, रेलगाड़ी को पार करना कब कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इस प्रकार से समझिएगा आप। एक रेलगाड़ी यहाँ पर इस प्रकार से खड़ी हुई है, ये ठीक, और जा रही है, ये रेलगाड़ी एक तरीके से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई है, और इस रेलगाड़ी की लंबाई 1250 मीटर है, और इस खड़ी रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालनी है। दूसरी ये रेलगाड़ी जो ये है, इसको क्रॉस कब करेगी, जब पूरी की पूरी रेलगाड़ी इंजन निकल जाए और सभी भी जब इसके निकल जाएंगे और गाड़ी ये यहाँ पर आ जाएगी, तो ये कहा जाएगा ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर गई, पूरी पार कर गई है। तो इतनी दूरी, खड़ी ट्रेन की दूरी और खुद की दूरी
चलनी पड़ेगी उस ट्रेन को, तब ये माना जाएगा कि ये रेलगाड़ी उसको पार कर गई है। जो ट्रेन खड़ी है उसकी लंबाई प्लस स्वयं की लंबाई, तो स्वयं की लंबाई तो हमारी 1250 है ही। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम कितना लगा है। ठीक है, तो टाइम लगा हुआ 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, यानी 2 मिनट में 1 किलोमीटर यानी आधा जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे समय कितना लगा है, 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही आप मौखिक बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो दूरी आधी होगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी यानी चलनी पड़ रही है इस खड़ी ट्रेन को, इस ट्रेन को पार करने। लेकिन उसमें स्वयं की दूरी भी तो 1250 मीटर शामिल है। टोटल दूरी 2000 मीटर हो गई, और इसमें से 1250 उसकी स्वयं वो माइनस कर देंगे तो बचेगी 750 मीटर। जो खड़ी ट्रेन है उसकी लेंथ है 750 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट का समय लगा, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, 4 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो गई। 1250 इसकी स्वयं है, तो 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर, उसमें से 1250 लेस कर देंगे, बचेगी 750। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जैसे कोई टेस्ट होता है, इसमें 3 बच्चे हैं, एक है रहीम, एक है दिनेश और एक है इसमें जॉर्ज। ये 3 लड़के किसी टेस्ट में बैठे और इनके नंबर की कंपेयरिंग की जाती है, जो नंबर ये लेके आए। तो ये कहा जा रहा है रहीम ने दिनेश से 10 अंक ज़्यादा लाया है और जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम लाया है। तो तीनों के लेकिन अगर एडिशन करते हैं तो 235 ही आते। तो हमको क्या बताना, जॉर्ज के अंक कितने हैं। देखिएगा इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, कोई ज़्यादा हमको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। ये 3 लड़के हैं रहीम, दिनेश और जॉर्ज। अब वो ये कह रहा है कि रहीम के जो नंबर आए दिनेश से 10 ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, दिनेश के नंबर को अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लीजिएगा। हमने मान लिया दिनेश x नंबर लेके आ रहा है, तो रहीम इससे 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, तो इसके नंबर ऑलरेडी कितने होने चाहिए, इससे 10 ज़्यादा। लेकिन जाज के लिए ये कह रहा है कि जाज जो नंबर ला रहा है वो रहीम से 25 नंबर कम ला रहा है। तो रहीम के नंबर कितने हमारे पास, रहीम के नंबर है x + 10, इसमें से 25 और कम कर देंगे तो हमारे पास जाज के बचेंगे। जाज के कितने बचेंगे, x - 15। इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो माइनस के 15 आ जाएंगे, ये जाज के नंबर हुए। लेकिन ये कह रही है तीनों का अगर हम एडिशन करते तो 235 ही है, तो आप एडिशन कर लीजिएगा, एक x, दूसरा x, तीसरा x, तो ये तो हो गया फाइनली 3x। अब +10 और माइनस के 15, इनको फिर एडिशन करिएगा, ये है 235 के बराबर। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये एडिशन नहीं हो रहे हैं, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन ही होते हैं। 15 में से 10 खर्च कर देंगे, 5 बचेंगे, और ये देखेंगे कि 15 के पास साइन कैसा था, माइनस का था। यानी बड़ा नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस आप अपोजिट साइन है तो बड़े नंबर छोटे नंबर का अंतर लिख दें, और जो बड़े नंबर के पास साइन है वो साइन लिख दें। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ये 235 हो गया, तो 3x बराबर हो गया, जाके 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उधर जाके एडिशन हो गया, अर्थात 240 हो जाएगा। 3 का इसके बीच में मल्टीप्लाई माना जाता तो वह डिवीजन में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 240/3, यानी x की मतलब आ गई 80। इस व्यक्ति के नंबर 80 आ गए, इसके इससे 10 ज़्यादा तो इसके 90 आ गए, और जाज के इससे 25 कम है तो इसके नंबर 65 आ गए। हमसे जाज के नंबर पूछे जा रहे तो उसके नंबर हो गए 65। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉन्सेप्ट लगा के चलें, कोई बहुत सभी में रिलेशन लगाने की जरूरत। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, उससे हमें सॉल्व करना है। जैसे इसमें सभी ब्रैकेट हमको गिवन है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है, ये करली या मझला ब्रैकेट बोला जाता है, और ये स्मॉल या छोटा ब्रैकेट बोला जाता है। यहाँ पर ये क्लोज भी हो रहे हैं, स्टार्ट हुए क्लोज भी होंगे, और ये बोला जाता है लाइन ब्रैकेट या दंड कोष्ठक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ हम निकलते हैं। तो सबसे पहले ये वाला दंड कोष्ठक इसमें से हम हटाएंगे, और ये चाहो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई हम चाहे तो 100 लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा 400 आ गया, डिवीजन साइन है यहाँ कुछ नहीं कर सकते हम, -50, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा जो दंड कोष्ठक, यानी 10 × 30, एक ब्रैकेट हट गया। 100 अपनी जगह रहेंगे, 400 डिवाइडेड बाई 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा जाकर के 20, ये ब्रैकेट भी हट गया। यानी ब्रैकेट के अंदर का आप नंबर सॉल्व करते जाइएगा, ब्रैकेट को रिलीज करते जाइए। ये हो गया 100 + 400 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से 20 खर्च कर देंगे 80, ये ब्रैकेट भी कैंसिल आउट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब 400 को 80 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, यानी 400/80, यानी 8 5 जा 40, केवल 5 आएगा। 80 से 400 डिवाइड करोगे तो डिवीजन 5 आएगा। ये एडिशन हो रहा तो ये हो गया हमारा 105, और इसका ऑप्शन आ जाएगा डी सही।
तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना। तो उनके लिए क्या ध्यान रखना, जो ब्रैकेट है उनके हटाने का सीक्वेंस होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ये है कि 360 हमारे पास ग्राम है, 360 ग्राम है और 3 केजी है। वो ये कह रहे हैं 360 ग्राम 3 केजी का क्या है, 360 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है, हमसे ये पूछा जा रहा है 360 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों वैल्यू एक ही यूनिट में होनी चाहिए। हमको मालूम है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 केजी में 3000 ग्राम हो गए। यानी एक तरीके से ये मान के चलिएगा आपके पास 3000 रुपये थे और आपने उसमें से 360 खर्च कर लिए, तो कितने परसेंटेज खर्च कर लिए। अब दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास 3000 रुपये थे, 360 खर्च किए। अब वो कह रहे अगर आपके पास 100 रुपये होते तो आप कितने खर्च करते। केवल इससे सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और 3 से 36 कैंसिल हो गए 12 बार। तो एक्स बराबर आ गया हमारा 12, यानी 12% आपने खर्च कर लिए। एक तो ये तरीका है, नहीं तो डायरेक्टली आप सीधे सीधे कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास 3000 रुपये थे और हमने 360 खर्च किए। जब हमारे पास 3000 थे तो 360 खर्च किए, अगर 100 होते तो कितना खर्च करते। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से 36 कैंसिल आउट, ये आ गया 12, यानी 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो चीज़ पैसे देके हम खरीद करते हैं, यानी खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य। उनमें अंतर दिया गया 240 का और लाभ परसेंट दिया गया 20। तो उस चीज़ को कितने में खरीदा गया हमसे ये पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से क्या दिया गया, हमको लाभ भी दिया गया और लाभ प्रतिशत भी दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत हमको दिया गया और हम भी लाभ प्रतिशत ही इसका निकालेंगे और आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। क्वेश्चन में ये मान के चला जाएगा जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर। तो हम ये मान के चलेंगे किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा था और उसको हमने 240 रुपये का लाभ लेकर के बेच दिया। ठीक, तो लाभ परसेंट यही चीज़ हमको इधर दी भी गई है 20% के बराबर। तो 20% को 20/100 भी हम लिख सकते हैं, यानी जो गिवन है उसी चीज़ को हम फाइंड करेंगे। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, विक्रय मूल्य है, उसे 240 रुपये बढ़ा करके हमने बेच दी, तो वो ये क्रय मूल्य एक्स और विक्रय मूल्य हमारा एक्स में 240 बढ़ा के बेचा है। तो इस बात से हमें 20% का लाभ हो रहा है। इस चीज़ को सॉल्व करके हम पहले इसका सीपी फाइंड कर लेंगे। एक तरीके से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो अपनी जगह बरकरार है और आपका 2 से ये 24 कैंसिल हो गए 12 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब इसका करेंगे तो ये एक्स एक तरीके से एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये 100 पूरा बरकरार अपनी जगह है, तो ये 1200 हो जाएगा। कहने मतलब उस चीज़ को हम खरीद के 1200 में लाए हैं, लेकिन हमें उसको बेचा कितने में, 240 का इस पर लाभ लिए करके। तो हमारा एसपी जो सेलिंग प्राइस कही जाती है तो वो कितनी हो जाएगी, 1200 में आप क्या करेंगे 240 का एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1440, यानी 1440 रुपये की हमने उस चीज़ को बेच दिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जाकर के बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है 11, 10 और 9 मीटर, और ये टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो ये कह रहे टंकी के का कितना भाग खाली है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखना ये होगा कि पूरी टंकी का वॉल्यूम कितना है और जो हमने 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा। जब 6 मीटर की ऊंचाई तक भरेंगे तो जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी वो वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई में हम 9 की जगह क्या ले लेंगे 6। भाई किसी टंकी की चौड़ाई और लंबाई तो कम कर नहीं सकते, ऊंचाई में पानी चलेगा। ठीक, पानी की पेंदी तो पूरी रहेगी, पेंदी में हमारा आ जाएगा L/V और H आता उसकी हाइट में, तो वो हमने पूरी टंकी भर देंगे तो 9 मीटर तक पानी भर जाएगा। हमने भरी है 6 मीटर तक, तो खाली कितनी रहेगी, कितने भाग खाली रह गया। तो एक तरीके से आप यहीं से देख लीजिएगा 9 में से हमने कितना भरा, टोटल कितने भाग हैं। अगर हम टंकी की केवल ऊंचाई को ही लेके चलते हैं तो उसके 3 भाग कर दीजिएगा, ये एक भाग ये और एक भाग ये। ठीक, 3 भाग भरा हमने और ये 3 भाग भरा, तो 6 भाग हमने भर दिया, तो 1 भाग खाली रह गया। तो टोटल में से 1 भाग खाली रह गया, यानी 1/3 भाग हमारा खाली रह गया। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे वो भी इस प्रकार से टंकी होती है, ये भरी हुई है। ये जो ऊंचाई में हमेशा भरेगी जी L और ये B, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई ये 9 मीटर है तो हमने इसको 6 मीटर तक भरा हुआ है। तो पूरी टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो होता है LVH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हमें दिया गया 11 × 9 और × 10, मतलब लंबाई इसकी 11 थी और चौड़ाई थी 10 और ऊंचाई थी 9। इस प्रकार से लिख लिया। तो ये हो गया, जाके इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 900
99 मीटर क्यूब। इतना तो पूरी टंकी में पानी आएगा, लेकिन हमने तो 6 तक ही भरी है, तो दूसरा वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा। अब 11 और 10 तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन अब 9 की जगह हो जाएगा 6। तो हमने भरा है 660 मीटर क्यूब, इतना पानी उसमें भर दिया। तो इसमें देखिएगा रिलेशन क्या है, एक तरीके से ऐसे चलिएगा कि खाली कितनी रह गई है। इतना पानी आना चाहिए था, इतना पानी भर दिया, खाली बची है 330। 330 का ही पूरे के साथ हमें रेशियो चाहिए। तो ये इस प्रकार से निकाला जाएगा 330/999। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3। 33 से 99 3 बार कैंसिल हो जाएगी। अभी भी 1/3 भाग पूरी टंकी का खाली है। ये खाली का हमने पूरी टंकी के वॉल्यूम से इसका रेशियो निकाला है। ये भरा हुआ है, ये पूरी खाली टंकी, ये भरा हुआ है, और इतना अभी बाकी बचा हुआ भरने के लिए। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। 3 क्वेश्चन इस प्रकार से, अगर कोई रेक्टेंगल के आकार, जो फर्श होती है कमरे की, तो वो रेक्टेंगल के आकार की होती है, आयताकार। तो उन्होंने ये कह दिया है कि इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई है वो 10 मीटर है। अब इसमें हमें टाइल्स बिछाने हैं, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, जबकि प्रत्येक टाइल की जो लंबाई है वो भी आयताकार ही है, लेकिन लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब देखिएगा हमारा सवाल एक यूनिट में ही होना चाहिए। जैसे ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में दे दिया गया, या तो इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जो चौड़ाई है इसकी हो जाएगी, जाकर लंबाई हो जाएगी 1200 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर। आयताकार जो आकृतियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकलेगा जाके 1200 और 1000 का जब हम गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पूरे क्षेत्रफल को हम जब एक टाइल के क्षेत्रफल से, टाइल भी आयताकार है, तो एक टाइल के क्षेत्रफल से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इस पर बिछने वाली टाइलों की संख्या निकल आएगी। ये 6 ना होकर के ये 8 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गए हमारे 300। ठीक है, और एक 0 से ये 0 हमारी कैंसिल हो गई, और 100 को काट देंगे 2 से, तो ये रह जाएंगे हमारे 50। 50 और 300 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो टोटल अगर इस पर इस माप की टाइल्स बिछाना चाहते हो तो 15,000 टाइल आपको लानी पड़ेंगी। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते तो टोटल एरिया को जो हमको बिछाना है उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाला और एक टाइल के क्षेत्रफल से हमने डिवाइड कर दिया, तो इस पर बिछने वाली टाइल्स निकल आई। लेकिन हमें पता ये होना चाहिए यूनिट एक ही होनी चाहिए, तो दोनों ही मीटर में हो या दोनों ही सेंटीमीटर। एक विक्रेता किसी कुर्सी को 15% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इतना प्रॉफिट ना लेकर के अपना प्रॉफिट कम कर दिया और 8% प्रॉफिट पे ही उसने बेचा। तो इसने कितना कम कर दिया, 7% कम कर दिया। 7% कम करने से उसके जो घाटा उसे हुआ या 100 रुपये कम मिलते हैं, वो 56 रुपये कम मिलते हैं। ये सवाल है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया। हमें करना क्या है, 7 और 56 में क्या रिलेशन है ये देखना है कि 7 कम किया है तो रुपए कितने कम मिले, 56। देखिएगा जब हमने 7% कम किया है तो रुपए हमें कम मिले हैं 56। यानी 7% को हम 7/100 भी लिख सकते हैं, और 7 की जो कंपेयरिंग करेंगे वो करेंगे 56 से। अब ये दोनों ही नंबर 7 से कट रहे हैं, 7 बन जा 7, 7 8 जा 56। एक तरीके से 1/100 की वैल्यू आ गई है 8। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, यानी उस कुर्सी की जो कीमत है वो 800 रुपये। ऐसे करिएगा सीधी सी कॉन्सेप्ट लगा करके। जो डिफरेंस हमारा था, परसेंटेज का डिफरेंस और रुपये का डिफरेंस एक ही चीज़ है दोनों, और जो 1 निकलेगा जाके वो टोटल कुर्सी की कीमत को बताए। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक मालगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर ऑलरेडी है। एक मालगाड़ी, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में क्या समय लगेगा, जबकि उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये सुरंग को कब माना जाएगा, वह पार करके 2 किलोमीटर सुरंग की चाल चलेंगे और 1 किलोमीटर खुद की चाल रहेगी, इस भी वो दूरी रहेगी। तो सुरंग को पार करने में टोटल उसे जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन को चलनी पड़ेगी, तो माना जाएगा वह सुरंग को पार कर गई। तो एक रिलेशन होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हमारी दूरी कितनी है, दूरी 3 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जो टोटल हमको टाइम लगता है 1/15, यानी 3 से कैंसिल कर दो, ये 1/15 घंटे लगते हैं। आंसर दिया गया मिनट में। तो ये मिनट को घंटा में चेंज करने, ये घंटे हैं, इसको मिनट में चेंज करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा,
60 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 60 से कट जाएंगे 4 बार, यानी कुल मिलाकर के उसको 4 मिनट लगेंगे उस सुरंग को पार करने में 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन को। नेक्स्ट आ गया है 5555 कैसे लिखा जाता है, सब लिख लेंगे 5555। और अगला क्वेश्चन ये 7 क्वेश्चन, इसमें दिया गया हमको 9 है, 7 है, 0 है और 4 है। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखना है और उनका अंतर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9740, छोटा नंबर हो जाएगा 4079। इनका डिफरेंस चाहिए तो उस नंबर में से इसको कर देंगे माइनस, यहाँ 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ रह जाएंगे 3, 13 से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ रहेगा 6 में से 0 जाएगा 6 और यहाँ पर आपका 5, यानी 56 61। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इन अंकों को लेके सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। और 58 क्वेश्चन हमसे कहा गया कि कोई दो संख्याएं जिनका योगफल तो 8 है और गुणनफल 15 है, तो ऐसी संख्याएं केवल और केवल 3 और 5 ही हैं जिनका योगफल तो दूसरी संख्याओं का भी 8 हो जाएगा, लेकिन उनका गुणनफल 15 नहीं होगा। गुणनफल केवल 3 और 5 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 15 ही होगा जाकर के। 3 और 5, 3 गुणा 5 बराबर 15। और वो कहते हैं अगर इनको हम एडिशन करें तो 8 होना चाहिए। तो 3 और 5 इस शर्त को फुलफिल कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनके रेसिप्रोकल का योगफल बताइए, यानी 3 और 5 का रेसिप्रोकल हमसे पूछा गया, अर्थात 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5। इन्हें सॉल्व करके बताइएगा। तो इसका सीधा सीधा क्या होता है, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ कर दो और आपस में करके यहाँ रख दो, तो ये हो गया आपका 8/15। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 59 में ये क्वेश्चन है, इनका हमें SCF फाइंड करना है। SCF महत्तम समावर्तक। तो इस प्रकार के जब नंबर हमको गिवन हो तो इनके जब महत्तम समावर्तक निकालना, तो जो नंबर कॉमन होते हैं उनकी सबसे छोटी पावर आप ले लें। जैसे 2 नंबर, ये 2 जो है सभी में है, तो हमको लेना कौन सा जिसकी पावर सबसे छोटी, या 2 है या 3 है या 4, तो 2 पावर वाला नंबर हम ले लेंगे। इसी प्रकार से अगला देखो 3 भी सभी में है, तो 3 की जो सबसे छोटी पावर है 3 पावर 2 है। इसी प्रकार देखो 5 भी सभी में कॉमन है, तो 5 की सबसे छोटी पावर वाला ये है 5। 7 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 13 दोनों में नहीं है, तो बस इतना ही नंबर लिए जाएंगे और यही हो जाएगा इसका SCF। और इसका जवाब हो जाएगा डी सही। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच की संख्या बताइए। 3 क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं मौखिक कर सकते हैं सवाल को, तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। अगर हम मान लीजिएगा 7 8 9 उठाते हैं तो इनका योगफल 15 से ज़्यादा हो जाता है, यानी इससे पीछे की संख्याएं हो सकती हैं हमारी। तो कौन कौन सी हो सकती है, 7 नहीं हो पाएगी जाकर, तो इस प्रकार से ले लीजिएगा। अगर हम 4 ले लें, 5 ले लें और 6 ले लें, ठीक है, तो 6 4 10 5 15, ये 15 हो रहे हैं, तो बीच की संख्या क्या है, 5 होनी चाहिए। एक तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, लेकिन अगर आप ना इसको समझ पाते हो तो इस प्रकार से करना। अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x+1 होगी और तीसरी संख्या होगी x+2। ये देखो क्रम से आ गई सभी संख्या और इनका योगफल है 15। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। 1 2 3, ये 3x + 3 बराबर 15। ये 3 कहाँ से आ गए, 2 और एक 3। अब 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3x बराबर बचेगा 12, यानी x बराबर आ जाएगा 4। ये नंबर आ गया 4, ये नंबर आ गया 5, x में 1 जुड़ेगा और यहाँ x में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। वही नंबर आपके निकल आएंगे, चाहे इस प्रकार से कर लो चाहे आप मौके कर लो। तो इसके सभी 60 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, 60 ही था। 60 मतलब है 41 से लेके 60 तक, तो टोटल 20 क्वेश्चन इस सेट में थे, हमने पूरे आपको करा दिए। 2023 का गणित का सॉल्व पेपर आपका हो गया। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।